सो चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स में हमने स्केलर वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हमारे पास है इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। जैसे हमारे पास वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और वेक्टर बी है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल वेक्टर्स हैं। तो दो ऐसी वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। और इक्वल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगी वो कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। दो ऐसी वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन तो सेम हो पर जो मैग्नीट्यूड हो क्या हो? डिफरेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर कहेंगे। सपोज हमारे पास वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर और वेक्टर बी है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है, मगर जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इनके बीच में तो पैरेलल वेक्टर्स हम क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? दो ऐसी वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो और जिनकी डायरेक्शन तो सेम हो पर मैग्नीट्यूड क्या हो? डिफरेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर कहेंगे। और पैरेलल वेक्टर के बीच में भी एंगल कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दो ऐसी वेक्टर्स जिनकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा, डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सपोज हमारे पास वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसका नेगेटिव वेक्टर कैसे बनेगा? ऐसे -a कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और जब हम आपस में दो नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नल वेक्टर। और नल वेक्टर किसको कहते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? नल वेक्टर कहते हैं या 0 वेक्टर कहते हैं। और नेगेटिव वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। यहां इसको हम सिंपली पाई भी लिख सकते हैं। तो आज हमने किस चीज के बारे में पढ़ा? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। पहला हमारे पास इक्वल वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। पैरेलल वेक्टर्स डायरेक्शन तो सेम हो पर मैग्नीट्यूड क्या हो? डिफरेंट हो। नेगेटिव ऑफ वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। पैरेलल और इक्वल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगी 0 होगी और नेगेटिव ऑफ वेक्टर के बीच में एंगल होगी वो 180 होगी या पाई होगी। वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स किसको कहते हैं? दो ऐसी वेक्टर्स जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही डिफरेंट हो। कभी-कभी सेम भी हो सकता है मगर मोस्टली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो दो ऐसी वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही डिफरेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। जैसे हमारे पास वेक्टर ए क्या है? इसका 5 सेंटीमीटर है मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी क्या है? इसका 10 सेंटीमीटर है मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों ही वेक्टर आपस में क्या है? एंटी पैरेलल हैं और इनके दरमियान जो एंगल होगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। तो दो ऐसी वेक्टर्स जिनकी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही डिफरेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर हमारे डॉट प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल होगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होगा। तो यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनिट वेक्टर क्या है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी आर 1। ऐसी वेक्टर जिसकी जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो? 1 हो। यूनिट वेक्टर का बेसिकली फंक्शन क्या है? मोस्ट एमडीकेट या एईकेट में ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है या पूछा जाता है कि यूनिट वेक्टर का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फंक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करती है? स्पेसिफाई करती है। और यूनिट वेक्टर को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट या कैसे एक्सप्रेस करते हैं? किसी भी स्मॉल लेटर के ऊपर हम क्या देंगे? ए कैप लिखेंगे, बी कैप लिखेंगे या सी कैप लिखेंगे। मतलब उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? कैप और हेड लिखेंगे।
और यूनिट वेक्टर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग गिवन वेक्टर विथ इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ। तो हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे और यूनिट वेक्टर को हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज हमारे पास जो प्लेन होता है, प्लेन में कितने एक्सिस होते हैं? 2 एक्सिस होते हैं। मिसाल के तौर पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ये 2 एक्सिस है। तो अगर इसमें 3 एक्सिस होंगे तो ये क्या होगा? जेड एक्सिस होगा। ये जो जेड एक्सिस है ना, ये ऐसे स्पेस में है। तो बोर्ड पे तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा। मतलब ये तीनों एक्सिस आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। सपोज हमारे पास क्या है? वेक्टर ए है। वेक्टर ए को हम रिसॉल्व करेंगे कितने कंपोनेंट्स में? 3 एक्सिस है तो इनको रिसॉल्व करेंगे 3 कंपोनेंट्स में। तो ये जो लाइन है किसके पैरेलल है? एक्स के पैरेलल है। पहले हमारे पास जो एक्स एक्सिस होगा उसके साथ हम यूनिट वेक्टर कौन सा इस्तेमाल करेंगे? आई। और y के साथ हम यूनिट वेक्टर कौन सा इस्तेमाल करेंगे? j। और z के साथ हम यूनिट वेक्टर कौन सा इस्तेमाल करेंगे? k। अब अगर हमें वेक्टर a दिया जाता है, उसको हम रिसॉल्व करेंगे 3 एक्सिस में, तो ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? x के पैरेलल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? axi। और ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ayj। और ये जो लाइन है अपने आप के पैरेलल है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? azk। इसके कंपेयर में हम दूसरा वेक्टर भी लिख सकते हैं। कैसे? सपोज हमारे पास क्या है? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये क्या है? z एक्सिस है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मिसाल तौर पे ये वेक्टर b है, b को रिसॉल्व करेंगे 3 कंपोनेंट्स में, तो ये क्या होगा? ये किसके पैरेलल है? x के पैरेलल है। इसको हम क्या लिखेंगे? bxi। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? byj। और इसको bzk लिखेंगे। सही है। तो हमने यूनिट वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया 3 एक्सिस में, और 3 एक्सिस जब हमें मिले हुए थे तो उसको हम स्पेस भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखेंगे axi प्लस ayj और azk। तो अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा? वो होगा a स्क्वायर x a स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर z। यूनिट वेक्टर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सपोज मुझे a मिला हुआ है 2y प्लस 3j प्लस 3k। तो इसका हम क्या फाइंड करेंगे? यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो पहले इसका हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, हमें पता है कि a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर z। तो इस पे ये फार्मूला लगाएंगे, 2 पे स्क्वायर आ जाएगा, 3 पे स्क्वायर और 3 पे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 और ये 9 और ये 9। ये कितने हुए? ऐड करेंगे तो 9 और 9 18, 18 और 4 कितने होंगे? 22। तो स्क्वायर रूट 22। अब हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? गिवन वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड के साथ। गिवन वेक्टर हमारे पास क्या है? गिवन वेक्टर है हमारे पास 2y प्लस 3j प्लस 3k, और इसका हमने मैग्नीट्यूड कितना निकाला है? स्क्वायर रूट 22 या रेडिकल 22। ये जो रेडिकल 22 है इसके नीचे आएगा इसके भी और इसके भी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन रेडिकल 22 प्लस 3j अपॉन रेडिकल 22 प्लस 3k अपॉन रेडिकल 22।
कभी कभी अगर हमारे पास क्रिकेट में मोस्टली या क्रिकेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो गिवन वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, मतलब वो यहीं तक ऑप्शन दे देते हैं और यहीं पर करेक्ट हो जाता है। मगर हमें ये प्रूफ करना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे सेम तरीके से। तो ये जो है इसी फॉर्म है, तो इस पे हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन रेडिकल 22 पे होल स्क्वायर, 3 अपॉन रेडिकल 22 पे होल स्क्वायर और 3 अपॉन रेडिकल 22 पे क्या होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है 2 पे भी है, रेडिकल 22 पे भी है, और ये जो स्क्वायर 3 पे भी है, रेडिकल 22 पे भी है, और ये स्क्वायर 3 पे भी है, रेडिकल 22 पे भी है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, और स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा 22, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये 22 और ये 9 अपॉन में 22। तो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख देंगे 22 4 प्लस 9 प्लस 9, तो ये कितना होगा 22 अपॉन में 22, ये कितना हो जाएगा √1 और √1 1 के बराबर है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, और ये हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना सीख लिया। अगर पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, अ वेक्टर यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट और ओरिजिन। ऐसा वेक्टर जिसमें हम किसी भी वेक्टर की, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करें किसी फिक्स पॉइंट के लिहाज से या किसी ओरिजिन के लिहाज से, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। सपोज हमारे पास क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये क्या है z एक्सिस है। तो ये क्या है ओरिजिन है, तो ये इसका फाइनल पॉइंट P, ये क्या है पोजीशन वेक्टर r। तो जब हम इसको रिसॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में, तो इसका ये कंपोनेंट होगा, इसके पैरेलल है ये xi, ये yj और ये zk। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। तो इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला कैसे होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और पोजीशन वेक्टर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सपोज हमारे पास r1 है, हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 3k, और r2 हमारे पास है 5i प्लस 6j प्लस 6k। तो हम क्या करेंगे, r2 में से r1 माइनस करेंगे तो हम क्या मालूम करेंगे, पोजीशन वेक्टर मालूम करेंगे। तो r2 माइनस r1, r किसके इक्वल हो जाएगा, r2 माइनस r1। तो r2 हमारे पास क्या है 5i प्लस 6j प्लस 6k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 3k। तो 5i सेम, 6j सेम और 6k सेम। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2i, माइनस इंटू प्लस माइनस 3j और माइनस इंटू प्लस माइनस 3k। तो 5i में से माइनस 2i माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 3i, और 6j में से 3j माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 3j, 6k में से 3k माइनस करेंगे तो 3k। तो पोजीशन वेक्टर हम ऐसे फाइंड करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसमें हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन मालूम करें किसी ओरिजिन के लिहाज से या फिक्स पॉइंट के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्री वेक्टर। अ वेक्टर कैन बी प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट। ऐसा वेक्टर जिसको हम रख सकते हैं उसके पैरेलल और उसको हम किसी भी पॉइंट पे अप्लाई करें। सपोज हमारे पास ये वेक्टर a है तो इसको हम
डिस्प्लेस करेंगे या प्लेस करेंगे पैरेलल उसके, ये भी ए है, ये भी हमारे पास क्या है, ए है। तो ऐसा वेक्टर जिसको हम उसके पैरेलल रख सकें और उसको हम किसी भी पॉइंट पे अप्लाई कर सकें। जो पैरेलल फ्री वेक्टर है उसका जो टेल है वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर कहते हैं। और ये हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर मुकम्मल हुए। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।